आइए आज हम आपको राजनीति विज्ञान की प्रकृति के बारे में बताते हैं। तमाम समाजशास्त्रीय विषयों की भांति राजनीति शास्त्र के सामने भी यह प्रश्न खड़ा होता है कि इस विषय को किस वर्ग में रखा जाए, अर्थात राजनीति शास्त्र को विज्ञान का विषय माना जाए या कला का विषय माना जाए। आप देखेंगे कि इन दोनों ही मत को मानने वाले अनेक राजनीतिक शास्त्री हैं। अरस्तु, जिसको राजनीति शास्त्र का जनक कहा जाता है, वो इसे मास्टर ऑफ साइंस कहता था। लेकिन वहीं बहुत से ऐसे राजनीतिक शास्त्री भी आपको मिलेंगे जो ये कहते हैं कि वास्तव में राजनीति शास्त्र को विज्ञान का विषय नहीं माना जा सकता है। वास्तव में राजनीति शास्त्र विज्ञान है कि नहीं, यह किसी के कह भर देने से या किसी की मान भर लेने से इसको विज्ञान या कला नहीं माना जा सकता है। कुछ निश्चित बिंदु हैं, कुछ निश्चित मानदंड हैं। उन मानदंडों पर इस विषय को हम परखने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि वास्तव में इस विषय को किस श्रेणी में रखा जाना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं उन राजनीतिक शास्त्रियों की आपत्तियों को जो यह कहते हैं कि वास्तव में राजनीति शास्त्र विज्ञान का विषय नहीं है। और उनकी जो सबसे पहली आपत्ति है वो यह है कि वो कहते हैं कि इसमें सर्वमान्य तत्वों का सर्वथा अभाव है। सर्वमान्य तथ्यों का अभाव का क्या मतलब? जैसे राजनीति शास्त्र में आप देखेंगे इसकी इकाई राज्य है और राज्य को ही लेकर विभिन्न राजनीतिक शास्त्रियों के अलग अलग मत हैं। जैसे आदर्शवादी कहते हैं कि राज्य सर्वोच्च संस्था है, वो राज्य की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हैं। वहीं अराजकतावादी क्या कहते हैं? वे कहते हैं राज्य का कोई औचित्य नहीं है, वो राज्य के अस्तित्व को ही समाप्त कर देने की बात करते हैं। तो राज्य एक ऐसा तत्व जो राजनीति शास्त्र पूरी तरह जिस पर आधारित है, उसी तथ्य के बारे में राजनीतिक शास्त्रियों का अलग अलग मत देखने को मिलता है। और इसी कारण जो आपत्ति की जाती है इस विषय पर कि इसको राजनीति शास्त्र को विज्ञान के विषय के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। दूसरी आपत्ति जो है राजनीति शास्त्र के बारे में, वह है कार्य और कारण के बीच का संबंध न होना। वास्तव में विज्ञान के विषय में क्या होता है, कार्य और कारण के बीच एक निश्चित संबंध होता है। जैसे किसी वस्तु को अगर आपने हवा में फेंक दिया तो परिणाम क्या होगा? वह नीचे चली आएगी, है ना। यह क्यों होता है? इसको आप जस्टिफाई कर सकते हो, इसको आप प्रूव कर सकते हो, आप बता सकते हो कि उस पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के नाते वस्तु ऊपर जो फेंकी जाती है पुनः वह नीचे चली आती है, ठीक है ना। इसी तरह का कार्य और कारण का संबंध राजनीति शास्त्र में अगर स्थापित करना चाहो आप तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ कौन सा कार्य और किस कारण से होता है यह बता पाना बड़ा मुश्किल है। जैसे 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी रूस में। अब रूस की यह बोल्शेविक क्रांति जो थी वह किस कारण से थी? उसका कारण जैसे मैं आपसे पूछूं तो आप कह सकते हो कि साम्यवादी विचारधारा के नाते रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। सही भी है, लेकिन वहीं कुछ लोग यह भी कह सकते हैं कि जार के अत्याचारी शासन के नाते 1917 की बोल्शेविक क्रांति हुई थी और जार का शासन अगर बेहतर लोकप्रिय शासन रहा होता तो बोल्शेविक क्रांति न हुई होती। यह बात भी सही है। या इसी तरह से मैं आपसे कहूं कि द्वितीय विश्व युद्ध का क्या कारण था, तो कोई यह कह सकता है कि हिटलर के नाते द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। लेकिन दूसरा व्यक्ति यह भी जवाब दे सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण वर्साई की संधि थी। कोई दूसरा व्यक्ति यह भी कह सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण राष्ट्रसंघ की असफलता थी। कोई यह भी कह सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण ब्रिटेन की तुष्टीकरण की नीति थी। बातें सब सही हैं, कार्य हो रहा है द्वितीय विश्व युद्ध, लेकिन कारण बहुत से हो रहे हैं। अलग अलग कारण जो हैं वह कार्य के साथ संबंध स्थापित करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन विज्ञान में क्या होता है, एक कार्य एक निश्चित कारण से होता है। राजनीति शास्त्र में कार्य एक हो रहा है
और कारण बहुत से देखने को मिल रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि निश्चित रूप से कार्य और कारण के बीच एक बेहतर संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है इसमें, इसलिए इसको विज्ञान का विषय नहीं माना जा सकता है। अगली आपत्ति जो होती है राजनीति शास्त्र पर वो यह होती है कि इसमें पर्यवेक्षण और परीक्षण संभव नहीं है। विज्ञान के विषयों में क्या होता है, पर्यवेक्षण और परीक्षण संभव होता है। वहां अगर कोई फार्मूला आपको बताया गया है, कोई सूत्र बताया गया है, कोई बात बताई गई है, तो आप उसका पर्यवेक्षण कर सकते हैं, उसका परीक्षण कर सकते हैं। जैसे रसायन शास्त्र बताता क्या है हमको, पानी कैसे बनता है, तो वो कहता है 2 अणु हाइड्रोजन का 1 अणु ऑक्सीजन के साथ अगर आप मिला दोगे तो पानी बन जाएगा। 2H + O = H2O, है ना। ये सीधा सा फार्मूला है पानी का। अब अगर आपको इस बात को परखना है तो आप लैब में चले जाइए, आप 2 अणु हाइड्रोजन का 1 अणु ऑक्सीजन के साथ मिला दीजिए, आप देखेंगे पानी बन जाएगा। लेकिन क्या इस तरह का परीक्षण राजनीति शास्त्र में भी संभव है? अगर राजनीति शास्त्र में परीक्षण करना हो तो वो संभव नहीं हो पाता है। इसलिए नहीं हो पाता है कि राजनीति शास्त्र में इकाई तत्व जो है वह है मानव, और मानव का स्वभाव हमेशा बदलता रहता है। तो मानव के स्वभाव पर आधारित परीक्षण अगर कोई आप करना चाहें वो संभव नहीं है। अभी इंसान का विचार कुछ है और अगले ही पल कुछ और हो जाता है। तो इसलिए पर्यवेक्षण और परीक्षण कर पाना यहाँ संभव नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि निश्चित रूप से राजनीति शास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। अगली आपत्ति जो होती है इस पे वो होते हैं मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता के नाते। वास्तव में विज्ञान के विषयों की इकाई तत्व जो है वह जड़ है। जड़ वस्तुओं की प्रकृति नहीं बदलती है, प्रवृत्ति नहीं बदलती है, उनका नेचर चेंज नहीं होता, उनका गुण धर्म नहीं बदलता है। लेकिन राजनीति शास्त्र में क्या होता है, इसका इकाई तत्व मानव है और मानव का स्वभाव हमेशा बदलता रहता है। तो बदलते हुए स्वभाव के साथ अगर इकाई तत्व मानव है तो इस मानव स्वभाव पर आधारित एक ऐसी विषय वस्तु जो राजनीति शास्त्र में अगर समाहित की गई है तो उसको, जिसमें की कोई निश्चितता नहीं है, उसको विज्ञान की श्रेणी में रखे जाने की बात की जाए ये वास्तव में ठीक नहीं है। तो मानव स्वभाव के नाते भी राजनीति शास्त्र पर यह आपत्ति की जाती है कि इसको विज्ञान का विषय नहीं माना जा सकता है। अगली आपत्ति जो होती है वो होती है अचूक माप की कमी। वास्तव में आप देखेंगे कि विज्ञान के विषयों में अचूक माप होती है। आप किसी चीज का माप एकदम एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं, लेकिन राजनीति शास्त्र में अचूक माप नहीं की जा सकती है। कारण क्या है, यह माप किस चीज की करनी है, मानव स्वभाव के तत्वों की करनी है। जैसे मानव की जो संवेग है, मानव की जो मनोवृत्तियां हैं, मानव का आवेश है, मानव का रोष है, मानव की खुशी है, मानव का दुख है, इनको आप कैसे मापोगे? वह कितना खुश है, वह कितना दुखी है, वह कितना नाराज है, वह कितने गुस्से में है, इसका कोई मापन नहीं है। तो अगर अचूक माप नहीं की जा सकती है तो इन्हीं चीजों पर आधारित तो यह विषय है, तो फिर इस विषय को कैसे विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है? तो इसलिए यह आपत्ति की जाती है कि निश्चित रूप से राजनीति शास्त्र को इसमें इस विज्ञान के विषय के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा जो आपत्ति की जाती है वो होती है परिभाषा, शब्दावली पर भी आपत्ति की जाती है और अध्ययन पद्धति पर भी आपत्ति की जाती है कि वास्तव में राजनीति शास्त्र में जो परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे राज्य की ही परिभाषा है, राजनीति शास्त्र की परिभाषा है, सरकार की परिभाषा है, आप देखेंगे कि परिभाषाओं में कहीं आपको एक रूपता देखने को नहीं मिलेगी। अलग अलग राजनीतिक शास्त्री अलग अलग परिभाषाएं देते हैं। राज्य की ही परिभाषा कोई किसी रूप में देता है और कोई किसी रूप में देता है। तो अगर परिभाषा एक जैसी नहीं है तो फिर निश्चित रूप से उस विषय को विज्ञान नहीं माना जा सकता है। शब्दावली का भी अंतर है, शब्दों के अर्थ भी अलग अलग हैं। जहां अरस्तु को देखें आप, राज्य और समाज में कोई अंतर नहीं करता है, वही कालांतर में आप देखिए राज्य और समाज में अंतर हो जाता है। इस तरह से बहुत से शब्द हैं जहां पर आप कह सकते हैं कि शब्दों के अर्थ भी अलग अलग हैं। उसी तरह से अध्ययन पद्धतियों को लेकर कि वास्तव में राजनीति शास्त्र में कौन सी अध्ययन पद्धति ज़्यादा श्रेयस्कर है और किस अध्ययन पद्धति को प्रमुखता दी जानी चाहिए,
उसमें भी आप देखेंगे तमाम मत आपको देखने को मिलते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि निश्चित रूप से न तो शब्दावली का निश्चित अर्थ है, न तो एक निश्चित परिभाषा ही है, और ना ही इस विषय के बारे में यह कहा जा सकता है कि यह विषय स्वरमान परिभाषाओं को प्रतिपादित कर पा रही है। तो इसलिए इस पर आपत्ति की जाती है और कहा जाता है कि राजनीति शास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। तो यह तो आपत्तियां थी राजनीति शास्त्र पर, जो कि यह कहा गया कि वास्तव में राजनीति शास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। लेकिन अब हम जरा उन राजनीतिक शास्त्रियों के पक्ष को देखने की कोशिश करते हैं जो यह कहते हैं कि नहीं, राजनीति शास्त्र विज्ञान का विषय है, और इसमें यह बात कहने का प्रयास किया जा रहा है कि सर्वमान्य तत्व राजनीति शास्त्र में भी पाए जाते हैं, निश्चित बातें राजनीति शास्त्र में भी की जाती हैं, पर्यवेक्षण और परीक्षण राजनीति शास्त्र में भी संभव है, भविष्यवाणी राजनीति शास्त्र में भी की जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि जो कुछ भी आपत्तियां राजनीति शास्त्र पर की गई हैं कि यह चीजें राजनीति शास्त्र में संभव नहीं है, उन्हीं सब बातों का जवाब इन राजनीतिक शास्त्रियों द्वारा दिया जाता है और कहा जाता है कि निश्चित रूप से राजनीति शास्त्र में भी ये चीजें संभव है। ठीक है ना। अब जहां तक कार्य और कारण के संबंध की बात है, जो आपत्ति की जाती है कार्य और कारण के बीच संबंध नहीं होता है, तो राजनीति शास्त्र में भी कार्य और कारण के बीच के संबंध को स्थापित किया जा सकता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि दुनिया के जितने भी विवादित मुद्दे हैं वो क्यों है, आप उसका जवाब दे सकते हो कि हर जगह महाशक्तियों के हस्तक्षेप, एक संबंध बना ना कि महाशक्तियों का हस्तक्षेप जहां होगा वहां डिस्प्यूट होगा, ये कार्य और कारण का संबंध बन रहा है। तो राजनीति शास्त्र में कुछ इसी तरह के संबंध बनाए जा सकते हैं। पर्यवेक्षण और परीक्षण की बात जहां तक है, तो परीक्षण यहां भी किया जा सकता है, लेकिन एक मूल बात को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए कि देखिए, राजनीति शास्त्र का इकाई तत्व क्या है, मानव है, और मानव का स्वभाव क्या होता है, वह हर क्षण परिवर्तनशील होता है। तो परिवर्तित होते हुए स्वभाव में अगर कुछ हद तक हम भविष्यवाणी कर पाते हैं तो निश्चित रूप से यह इस विषय की सफलता है, इसको इसकी कमजोरी नहीं मानना चाहिए। ठीक उसी तरह से जिस तरह से भूगर्भ शास्त्र है या मौसम विज्ञान है, वह भविष्यवाणी करता है, लेकिन बहुत बार उनकी भविष्यवाणियां असफल हो जाती हैं, बावजूद उसके इन विषयों को विज्ञान के वर्ग में रखा गया है। ठीक उसी तरह से राजनीति शास्त्र में भी हो सकता है कि बहुत सी भविष्यवाणियां संभव न हो, लेकिन कुछ हद तक तो संभव है, और अगर कुछ हद तक संभव है तो निश्चित रूप से इसको विज्ञान के विषय की कैटेगरी में रखा जा सकता है। जैसे मैं एक सामान्य सी बात आपसे कहूँ कि राजनीति शास्त्र में भविष्यवाणी की जा सकती है, और भविष्यवाणी मैं यह करूँ आपसे कि अमेरिका और रूस के बीच अगर युद्ध हो जाए तो क्या होगा, आप तुरंत कहोगे महाविनाश हो जाएगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। यह एक ऐसी भविष्यवाणी है जो सही है, जिसको गलत नहीं ठहराया जा सकता है। तो निश्चित रूप से भविष्यवाणी की जा सकती है, एक निश्चित सीमा में की जा सकती है, और जहाँ तक सर्वमान्य तथ्यों के अभाव की बात है तो राजनीति शास्त्र में राज्य की अपरिहार्यता, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। राज्य एक अपरिहार्य तत्व है, सिद्धांत भले ही तमाम आए, लेकिन राज्य से परे व्यक्ति का विकास हो पाएगा यह संभव नहीं है। तो राज्य एक सर्वमान्य तत्व है, राज्य का स्वरूप बदल सकता है, राज्य की अहमियत कम या ज्यादा हो सकती है, राज्य के अधिकार कम और ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन राज्य का अस्तित्व बना रहेगा। यह एक सर्वमान्य तत्व है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अचूक माप कर पाना संभव नहीं है, इसलिए नहीं है तो वास्तव में मानवीय संवेगों को निश्चित रूप से माप पाना ये कहाँ तक संभव है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो मानवीय संवेगों को तो नहीं नापा जा सकता है, लेकिन बावजूद इसके मानवीय संवेगों के बारे में कुछ तो मूल्यांकन किया ही जा सकता है। व्यक्ति को देखकर यह अंदाजा जरूर लगता है वह कितना खुश है या वह कितना दुखी है। आप देखते होंगे कि किसी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है जब उसके 32 दांत दिखने लगते हैं, है ना, लगता है बहुत खुश है, और किसी के चेहरे पर अगर 12 बजा हुआ है बहुत दुखी है। तो इस तरह के मानवीय संवेगों का मूल्यांकन भी हम कर सकते हैं इसमें, लेकिन अब एक्यूरेसी ले आना चाहेंगे आप तो एक्यूरेसी यहाँ संभव नहीं है। जहां तक विषय के आत्मनिष्ठता की बात है, विषय पर एक आपत्ति की जाती है कि आत्मनिष्ठ विषय है, आत्मनिष्ठता के साथ यह चीजों का मूल्यांकन करता है। आत्मनिष्ठता का मतलब यह होता है कि चीजों को देखने का अपना नजरिया,
तो निश्चित रूप से यह विषय के तथ्यों को प्रभावित तो करता है, लेकिन यह पूरी तरह से निर्मूल है यह कहना भी उचित नहीं है। तो विषय में वस्तुनिष्ठता तो समाहित रहती ही है, वस्तुनिष्ठता के साथ आत्मनिष्ठता भी कहीं न कहीं इसमें जुड़ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि यह विषय निश्चित रूप से विज्ञान की श्रेणी में रखा जा सकता है, विज्ञान की श्रेणी में इसको रखा जाना चाहिए। सिर्फ यह आरोप लगा भर देने से कि आत्मनिष्ठ विषय है, इसको विज्ञान की श्रेणी के बाहर कर दिया जाना चाहिए, तो सिर्फ आत्मनिष्ठ नहीं है बल्कि वस्तुनिष्ठ भी है। तो वस्तुनिष्ठता होने के नाते इसको विज्ञान की कैटेगरी में रखा जाना चाहिए। जहाँ तक परिभाषा, शब्दावली और अध्ययन पद्धतियों की बात है, तो निश्चित रूप से परिभाषाएं विभिन्न जरूर हैं, लेकिन परिभाषाओं का उद्देश्य एक है। शब्दावलियों के अर्थ अलग हो सकते हैं, लेकिन शब्दावलियों के उद्देश्य एक हैं, और अध्ययन पद्धतियां अलग हो सकती हैं, लेकिन उद्देश्य के लिहाज से ये अध्ययन पद्धतियां एक जैसी हैं। तो निश्चित रूप से सिर्फ इस विभिन्नता के नाते यह कह देना कि यह विज्ञान का विषय नहीं है, निश्चित रूप से इसके साथ ज्यादती होगी। तो कहने का मतलब यह बच्चों कि जिन जिन बातों पर राजनीतिक शास्त्रियों द्वारा यह आपत्ति की गई कि यह विषय इन इन मानदंडों को पूरा नहीं कर पाता है, इसलिए इसको विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है, जवाब देते हुए दूसरे राजनीतिक शास्त्रियों का वर्ग कहता है कि नहीं, कुछ मात्रा में ही सही, लेकिन यह इन मानदंडों को पूरा करता है, इसलिए इसको विज्ञान की श्रेणी में रखा जाना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि हम क्या कहें, इसको, इसकी प्रकृति के बारे में हमारी क्या फाइंडिंग रही। तो हम निष्कर्ष रूप से इतना ही कह सकते हैं कि राजनीति शास्त्र एक ऐसा विषय है जो विज्ञान भी है और कला भी है, मतलब यह विज्ञान और कला दोनों है। यही है राजनीति शास्त्र की प्रकृति। फिर नेक्स्ट टर्म पे आऊँगा, नेक्स्ट लेक्चर पे आऊँगा तो एक नई चीज़ आपको बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।